जय हिंद साथियों, सीकर क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग एएसओ के लिए स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो लिया है सैंपलिंग। इसमें कुछ पॉइंट्स बच गए थे और कुछ एमसीक्यूज में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, उनकी बात करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल वाक्य है। सैंपलिंग का जो चैप्टर है आज के इस वीडियो में खत्म होने वाला है। इसके बाद में एक टॉपिक है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम हाइपोथेसिस परिकल्पना परीक्षण पर बात करेंगे, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। हाइपोथेसिस की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा आ रही है, उस पर हम 2 वीडियोज के बाद में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि 3-4 दिन में आप लोगों को हाइपोथेसिस से संबंधित वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं मोटिवेशनल वाक्य के बारे में। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके क्या बोलते हैं, हुनर बोलते हैं। इसी आगाज के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या कुछ पॉइंट्स हमारे पास बच गए थे। सैंपलिंग की अगली जो मेथड है, अगली जो टेक्निक है, अगली जो विधि है, अगली जो रीति है, वो होती है बहुस्तरीय विधि, बहुस्तरीय देव प्रतिचयन, जिसको बोला जाता है मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली 3-4 वीडियोज में हमने बाकी की विधियों पर, बाकी की रीतियों पर, बाकी की मेथड्स पर, टेक्निक्स पर बात कर चुके हैं। वो वीडियोज अगर आपने नहीं देखे और सीकर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वो वीडियो जरूर देखें। चलिए बात करते हैं बहुस्तरीय देव प्रतिचयन। इस विधि में प्रतिदर्श को चुनने का काम अनेक स्तरों पर किया जाता है। इस विधि में जो सैंपल का चुनाव किया जाता है वो अनेक स्तरों पर किया जाता है। सैंपल सेलेक्ट करने का जो, सैंपल चुनने का जो काम है वो अनेक स्तरों में किया जाता है। अर्थात इस विधि में प्रतिदर्श इकाइयों को 2 या 2 से अधिक चरणों में, 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 चरण और उससे अधिक चरणों में क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है। यह इस प्रकार की विधि है जिसमें जो सैंपल चुनने का काम है वो 1 से अधिक, सॉरी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक चरणों में क्या, इसको सैंपल चुनने का काम किया जाता है। अगली बात करते हैं, प्रत्येक स्तर में से क्या किया जाएगा, देव प्रतिचयन द्वारा इकाइयां चुन ली जाती है। रैंडम सैंपलिंग, यह भी एक रैंडम सैंपलिंग का प्रकार है। इसमें क्या किया जाता है, रैंडम सैंपलिंग के द्वारा प्रत्येक स्तर में से या लास्ट के स्तर में से कुछ इकाइयां चुन ली जाती है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। जैसे उदाहरण आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। राजस्थान में हमें सरसों की प्रति हेक्टर उपज का पता करना है। राजस्थान में हमें सरसों की जो प्रति हेक्टर, यानी कि 1 हेक्टर में कितना सरसों का उत्पादन हो रहा है उसका पता करने के लिए क्या करना है, हमें कोई एक सैंपल लेना है। तो इसके लिए अगर यह विधि अपनानी है, अगर इस विधि को यानी बहुस्तरीय देव प्रतिचयन विधि को अपनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हमारे जितने भी जिले हैं, 32-33 जिले हैं, उनमें से देव प्रतिचयन के आधार पर 5 या 7 जिलों को क्या कर लेंगे, चुन लेंगे। यानी कि 33 जिलों में से मान लेते हैं 5 जिलों को हमने चुन लिया। तो पहला स्तर क्या हुआ, पहला स्तर है पूरा बड़ा राजस्थान, उसमें से 5 जिले चुन लिए। 33 में से हमने क्या किया, 5 जिले जो जिले हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, यानी कि दूसरा स्तर हो गया 5 जिले। प्रत्येक, मैंने यहाँ पर पहले भी बता चुका हूं कि प्रत्येक स्तर में से देव प्रतिचयन द्वारा इकाइयां चुन ली जाती है। रेंडमली हमने 5 जिले चुन लिए। अगली बात करेंगे, तथा अगले स्तर पर उन 5 जिलों में से 10-10 गांव चुन लिए। मान लेते हैं एक जिले में 200 गांव है, उनमें से क्या किया, 10-10 गांव चुन लिए। 10-10 गांव चुन लिए, कितने कितने, 10-10 गांव, 10-10 विलेज चुन लिए जाएंगे। तथा अंतिम स्तर पर उन गांवों में से कुछ खेत चुन लिए जाएंगे और उन खेतों की उपज से सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज का अनुमान लगा लिया जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमारा राजस्थान था, राजस्थान जो हमारा राजस्थान था, राजस्थान सबसे
भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सूरमा और वीरों की जो धरती है राजस्थान, उसमें हमें क्या करना था, सरसों की प्रति हेक्टेयर का जो उपज है उसका पता लगाने के लिए हमें सैंपल लेने थे। इसमें क्या किया हमने, 33 जिले थे राजस्थान में। कितने जिले हैं, 33 जिले। उसमें से हमने क्या किया, 5 जिले सेलेक्ट कर लिए। इसमें से क्या किया, पांच क्या किए, जो जिले डिस्ट्रिक्ट हैं उनको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्या किया, इन 5 जिलों के प्रत्येक जो जिला है उसमें से क्या कर लिया, इन 500 जिलों के कितने 10 गांव हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। 10 गांव सेलेक्ट कर लिया। 10 गांव क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। इन 10 गांवों में से हमने क्या किया, इन जो 10 गांव हैं उनमें से हमने कुछ खेत चुन लिए। कुछ खेत चुन लिए। कुछ खेत हम लोगों ने चुन लिए। क्या किया, राजस्थान को सबसे पहले हमने राजस्थान को अलग अलग स्तरों में बांट दिया। उसमें से 5 जिले रेंडमली चुन लिए। 5 जिलों में से हमने रेंडमली क्या कर लिया, कुछ गांवों को चुन लिया। कुछ गांवों में से हमने रेंडमली कुछ खेतों को चुन लिया, उनका हमने स्टडी किया और उससे हमने जो सरसों की उपज है उसका अनुमान लगा लिया। तो क्या किया है, हमने पूरे राज्य को अलग अलग स्तरों में चेंज किया है, अलग अलग स्तरों में बांटा है। अगली बात हम देखते हैं, तो भारत में मुख्यतः आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण में इसी विधि को काम में लिया जाता है। भारत में मुख्यतः आर्थिक एवं जो सामाजिक सर्वेक्षण है उसमें इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं कि भारत में मुख्यतः आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर मल्टी स्टेज सैंपलिंग है उसका प्रयोग किया जाता है। तो जो रैंडम सैंपलिंग थी उसमें 4-5 हमने मेथड्स पढ़ी, वो रैंडम सैंपलिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगली हमारे सामने आती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम में क्या किया जाता था, रैंडम में देव या अवसर के आधार पर इकाइयों का सिलेक्शन किया जाता था। रैंडम में देव या अवसर के आधार पर इकाइयों का सिलेक्शन किया जाता था, जबकि नॉन रैंडम यानी जहां पर देव या अवसर का कोई महत्व नहीं है, उस प्रकार की विधि को नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। इसमें कौन कौन सी विधि आती है, पहली आती है सहविवेक प्रतिचयन। इस विधि में क्या किया जाता है, जो अनुसंधान करता है वो अपने एक्सपीरियंस से तथा अपने विवेक से समग्र में से कुछ इकाइयां चुन लेता है और उन्हीं के आधार पर उस समग्र के बारे में निर्णय ले लेता है या निष्कर्ष निकाल लेता है। अगली बात करते हैं सुविधा प्रतिचयन। सुविधा प्रतिचयन में क्या किया जाता है, सुविधा प्रतिचयन में अब जो अनुसंधान करता अपनी सुविधा के अनुसार कुछ इकाइयों का चयन कर लेता है। अपनी सुविधा के अनुसार कुछ इकाइयों का क्या कर लेता है, चयन कर लेता है और उसी के आधार पर पूरे यूनिवर्स, पूरे पॉपुलेशन के बारे में क्या लगा लेता है, अनुमान लगा लेता है। अभियंस प्रतिचयन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभियंस प्रतिचयन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अनुक्रमिक प्रतिचयन, एक नो रैंडम सैंपलिंग का एक और टाइप होता है अनुक्रमिक प्रतिचयन। नाम याद रखना है, इसके अलावा इसमें ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने रैंडम सैंपलिंग वाले क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आने के 99% चांस है। अगली बात करते हैं ये अभियंस, जिसको कोटो सैंपलिंग बोला जाता है। कोटो सैंपलिंग क्या है, इसके अनुसार समष्टि को कई भागों में विभक्त किया जाता है। समष्टि को क्या किया जाता है, कई भागों में विभक्त करते हैं और प्रगणों जो हैं उन लोगों को यह निर्देश दिया जाता है कि उन्हें किस भाग में से कितनी इकाइयों का चयन करना है। पूरी समष्टि को अलग अलग क्या कर दिया, स्तरों में विभक्त कर लिया, कई भागों में बांट लिया और जो प्रगणक है उनको बता दिया जाता है कि किस उनको यह बात बता दी जाती है कि किस भाग में से कितने सैंपल लेने हैं
उन्हें किस भाग में से कितनी इकाइयों का चयन करना है, यह उन लोगों को क्या कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। वो अपने विवेक से अपने जो प्रगणक है, अपने विवेक से, अपने एक्सपीरियंस से इकाइयों का चयन कर लेते हैं। इस प्रकार यह नॉन रैंडम सैंपलिंग का जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने सैंपलिंग क्या होती है इसके बारे में जाना, उसके बाद में समग्र क्या होता है, सैंपल क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, उसके अलावा स्टैटिक क्या होता है, सैंपलिंग किसे कहते हैं, सैंपलिंग के कितने प्रकार हैं। उसके बाद में दो हम लोगों ने प्रकार देखे थे, रैंडम सैंपलिंग, नॉन रैंडम सैंपलिंग। जो रैंडम सैंपलिंग है उसके लिए मैंने 2-3 वीडियो पहले से ही बना रखे हैं, वो आप लोगों को दे दिए गए हैं। अगली हमने नॉन रैंडम की बात की, इसमें 4 विधियां मुख्यतः काम में लेते हैं, सविवेक, सुविधा, अभ्यंस और अनुक्रमिक। अगली हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं सैंपलिंग से संबंधित, उनको सॉल्व करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होती है। चलिए बात करते हैं। प्रतिचयन प्रक्रिया के अंतर्गत हम प्रतिचयन यानी सैंपलिंग प्रोसेस के अंतर्गत, सैंपलिंग प्रतिचयन का मतलब है सैंपलिंग की जो प्रोसेस है, सैंपलिंग, या इसको बोल सकते हैं केवल सैंपलिंग के अंतर्गत हम सैंपल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या समग्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या दोनों काम करते हैं, या इनमें से कोई काम नहीं करते। सैंपलिंग का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो समग्र यूनिवर्स पॉपुलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। हम बड़े से ग्रुप में से कुछ इकाइयां इसलिए चुनते हैं ताकि उस बड़े से ग्रुप के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर ले। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा समग्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। समग्र यूनिवर्स के बारे में, समग्र समष्टि यूनिवर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिचयन प्रक्रिया को हम अपनाते हैं। अगली बात हम करते हैं और वो है जब समग्र अपरिमित प्रकार का हो तो प्रयोग में लेनी चाहिए। अपरिमित प्रकार का हो, अपरिमित क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देता हूं। इस प्रकार की समग्र, इस प्रकार की समष्टि जिसमें इकाइयों की जो संख्या है उसको हम गिन नहीं सकते, उसका हम क्या नहीं कर सकते, माप नहीं कर सकते। इस प्रकार के समग्र को अपरिमित, इनफाइनाइट जो यूनिवर्स है वो बोला जाता है। जैसे सर में बालों की संख्या, जैसे आकाश में तारों की संख्या, मेरे द्वारा बोले गए शब्दों की संख्या, इस प्रकार का जो समग्र है उसे क्या बोला जाता है, अपरिमित प्रकार का हो। तो प्रयोग में क्या लेना चाहिए, हमें सैंपलिंग काम में लेनी चाहिए, संगणना विधि लेनी चाहिए, या इन दोनों में से कोई एक या कोई दे। इतनी इकाइयां हैं कि हमें पता ही नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों इकाइयां हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। तो हम संगणना यानी कि पूरी की पूरी इकाइयों को एक एक इकाई का क्या करना, स्टैटिकल मेजरमेंट निकालना, वो तो संभव ही नहीं है। करोड़ों अरबों इकाइयां हैं, उसका हम क्या नहीं निकाल सकते, एक उनका स्टैटिकल मेजरमेंट नहीं निकाल सकते। वहां पर केवल और केवल सैंपलिंग के द्वारा, रैंडम सैंपलिंग के द्वारा हम कुछ इकाइयां चुनेंगे और उसी के आधार पर उस समग्र के बारे में क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे। इजी वाले क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक रैंडम सैंपलिंग की जो शुद्धता या परिशुद्धता किस चीज पर निर्भर करती है। एक रैंडम सैंपल की जो शुद्धता या परिशुद्धता किस चीज पर निर्भर करती है, उसके आकार में वृद्धि के अनुपात में प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती है। रैंडम सैंपल की जो परिशुद्धता सूक्ष्मता का आप लोग ध्यान नहीं रखना। एक रैंडम सैंपल की जो सूक्ष्मता या परिशुद्धता, तो आप लोगों को परिशुद्धता किस चीज पर डिपेंड करती है, सैंपल साइज के वर्गमूल में वृद्धि के अनुपात में बढ़ती है। इसका आंसर ये होगा, आप लोगों को ये मैं बता चुका हूं कि सैंपल साइज के वर्गमूल में वृद्धि के अनुपात में जो परिशुद्धता है, जो शुद्धता है, वो क्या होती है, बढ़ती है। रैंडम सैंपलिंग की जो शुद्धता है वो सैंपल साइज के वर्गमूल में वृद्धि के अनुपात में बढ़ती है। आप लोगों को ये पॉइंट भी मैं बता चुका। अगली बात हम लोग करते हैं,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2-4 बार एग्जाम में आ चुका है। रैंडम सैंपलिंग की जो शुद्धता किस बात पर निर्भर करती है? सूक्ष्मता भी बता देता है, कहीं पर परिशुद्धता भी दे देता है, और शुद्धता भी शब्द आपको देखने को मिल सकता है। सैंपल साइज के वर्गमूल में वृद्धि के अनुपात में, सैंपल साइज के वर्गमूल में वृद्धि के अनुपात में इसकी परिशुद्धता, रैंडम सैंपलिंग की परिशुद्धता या शुद्धता, प्योरिटी क्या होती है? बढ़ती है। अगली बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़े विजातीय अभिलक्षणों वाले समष्टि के अध्ययन के लिए उपयुक्त सैंपलिंग मेथड। विजातीय अभिलक्षण, विजातीय जो गुण है उनको सजातीय गुणों में कन्वर्ट करने वाली विधि मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों को बताई है, बहुत क्या गला फाड़ के आप लोगों को बताइए। विजातीय जो लक्षण है उनको किसमें कन्वर्ट करते हैं? सजातीय लक्षणों में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो कौन सी विधि है? सविचार प्रतिचयन। तो ये तो नॉन रैंडम सैंपलिंग है, ये तो हो ही नहीं सकती। अगली बात करते हैं, रैंडम सैंपलिंग। हाँ है रैंडम सैंपलिंग, इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो रैंडम सैंपलिंग है, लेकिन ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे भी अच्छा, इन चारों में सबसे बेस्ट जो आंसर है वो आप लोगों को देना है। अगली बात करते हैं कोटो सैंपलिंग। कोटो सैंपलिंग में मैं आप लोगों को अभी बताया है कि उसको क्या प्रगणक अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इकाइयों का क्या करते हैं? चयन करते हैं। ये रहा स्तरित प्रतिचयन। इसके बारे में मैं इतना बता चुका हूं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो आप लोगों को ये नाम जो स्तरित प्रतिचयन है, इसमें क्या किया जाता है? विजातीय लक्षणों वाले जो समग्र है उसमें से उनको क्या बांटा जाता है? सजातीय समग्र में बांटा जाता है। अगली बात करते हैं, तो यहां पर दो आंसर है वो सही है। रैंडम सैंपलिंग तो है, रैंडम सैंपलिंग का ही एक प्रकार है स्तरित प्रतिचयन, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोज में बात कर चुके हैं। उसमें क्या किया जाता है? विजातीय लक्षणों वाले जो समग्र या समष्टि को सजातीय समग्र या समष्टि में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा बातचीत कर चुके हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, और प्रतिदर्श का अनुकूलतम आकार। प्रतिदर्श यानी सैंपल के आकार के बारे में बात कर रहा है। सैंपल का जो आकार है वो किस चीज पर निर्भर करता है? विश्वसनीयता पर, परिशुद्धता पर, निष्पक्षता पर, या सभी पर। कि हमें समग्र में से कितने सैंपल लेने हैं वो किस चीज पर निर्भर करता है? विश्वसनीयता पर। अगर आंकड़े इकट्ठे करने वाला व्यक्ति विश्वसनीय है तो कम आंकड़ों से भी हम अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। शुद्धता, उसको आंकड़ों को कलेक्ट करते समय कितनी शुद्धता बरती गई है, कितनी सावधानी बरती गई, इस बात पर भी वो क्या करता है? निर्भर करता है। निष्पक्षता तो बहुत जरूरी है। एक पर डिपेंड होके हमने क्या किया? अगर कुछ आंकड़े क्या कर लिए, कुछ आंकड़े ले लिए प्रतिदर्श के रूप में, तो वो हमें गलत रिजल्ट दे सकते हैं। तो जो सैंपल का साइज है, सैंपल के साइज की बात कर रहा है, तो जो सैंपल का साइज है वो विश्वसनीयता पर भी, शुद्धता पर भी और निष्पक्षता पर भी, यानी कि चारों के चारों आंसर सही है, सभी पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है। अगला पॉइंट हम लोग देते हैं, सैंपल साइज के बारे में दो बातें आप लोगों को बता चुका हूं। प्रतिदर्श का जो अनुकूलतम आकार जो निर्भर करता है वो विश्वसनीयता पर, आंकड़ों की जो विश्वसनीयता है उस पर, आंकड़ों को इकट्ठा करने में जो शुद्धता यूज की गई है उस पर, और उसकी निष्पक्षता पर क्या करता है? डिपेंड करता है। और पहले हमने एक क्वेश्चन रैंडम सैंपलिंग की जो परिशुद्धता है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? तो सैंपल साइज के वर्गमूल में वृद्धि के अनुपात में क्या होती है? बढ़ती है। ये दोनों चीजें आप लोगों को पता रखनी है। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से किस दशा में निर्देशन पद्धति सही नहीं है? निर्देशन यानी सैंपलिंग, कहां पर हम
इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कहां पर हम सैंपलिंग यूज नहीं कर सकते या हमें सैंपलिंग यूज नहीं करना चाहिए। नवजात शिशुओं का औसत भार, स्टैटिक्स का जो सैंपलिंग का स्टैटिक्स का मेन मोटो उद्देश्य यही है कि क्या निकालना, औसत, एवरेज। ज्यादातर लोग जो इतना ज्यादा नहीं जानते वो तो जो औसत है उसको ही क्या मानते हैं, स्टैटिक्स मानते हैं। तो ये तो इसका मेन काम है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये तो क्या औसत भार हम पता कर सकते हैं। जैसे 1000 बच्चे जन्मे, उनमें से हम 50 बच्चों का औसत भार याद करके उस समग्र के बारे में परिशुद्धता के साथ उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। सामान्य चुनाव से ठीक पूर्व वोटरों के विचार, एनडीटीवी, आज तक वाले क्या निकालते हैं, वो क्या करते हैं, चुनाव से पूर्व ही वोटरों के जो विचार हैं वो जान लेते हैं, वोटरों के विचार जान लेते हैं और बता देते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है या कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। तो यहाँ पर भी वो सैंपलिंग का यूज करते हैं। हम सब लोगों के पास वो नहीं आते, कुछ लोगों से वो क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उनसे बातें करते हैं और उस चुनाव के बारे में पूर्व अनुमान लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये आंसर भी नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन की हम बात करते हैं, कुकर की किस्म। कुकर की किस्म हम जो सैंपलिंग मेथड है उसके द्वारा नहीं पता कर सकते कि किस प्रकार की किस्म का ये कुकर बना हुआ है। उसके लिए हमें अलग जो विधियां हैं वो अपनानी पड़ेगी कि इसमें सही से जो कुकर में जो मटेरियल है वो सही से काम में लिया गया है कि नहीं। जिस मटेरियल की जरूरत थी उसकी जगह दूसरा मटेरियल तो यूज नहीं कर दिया, तो इसके लिए सैंपलिंग में कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन आंसर हो सकता है, लेकिन सभी ऑप्शंस को देखकर ही आपको आंसर देना है। अगली बात करते हैं विद्युत बल्बों की औसत आयु। औसत के बारे में तो बता दिया मैंने। हमने क्या किया, 2000 बल्बों में से क्या किया, 100 बल्ब चुन लिए और उनकी औसत आयु से हम उन 2000 बल्बों की क्या कर सकते हैं, औसत आयु का पता लगा सकते हैं। तो इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा कुकर की किस्म। क्वेश्चन क्या था, निम्न में से किस दशा में जो सैंपलिंग मेथड है वो काम में नहीं ली जा सकती। तो कुकर की किस्म पता करने के लिए सैंपलिंग मेथड हम काम में नहीं ले सकते। चलिए अगली बात करते हैं और एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, जब प्रतिदर्श में से चुनी गई इकाई को पुनः शामिल किया जाता है। तो जब प्रतिदर्श में से चुनी हुई इकाई को पुनः शामिल किया जाता है विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि एक अगली इकाई चुनने से पहले उस इकाई को उसमें वापस डाल दिया जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है, समष्टि का आकार बदलेगा, समष्टि का आकार स्थिर रहेगा, समग्र का आकार या समष्टि का आकार दुगुना हो जाएगा, या ये सभी। मान लेते हैं 100 बॉल है, उसमें से हमने क्या किया, पहले 10 बॉल चुन ली। अगली 10 बॉल चुनने से पहले उनको क्या कर दिया जाता है, वापस डाल दिया जाता है। तो क्या 100 से वो 110 हो गई? नहीं, वो 100 की 100 ही रही। इसका मतलब ये रहा कि समष्टि का आकार स्थिर रहेगा। समष्टि का जो आकार है वो हमेशा क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा। समष्टि का आकार स्थिर रहेगा। अगली बात करते हैं और अगर देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिचयन प्रक्रिया के अंतर्गत हम सैंपल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, समग्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बता चुका, इसमें हम समग्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सैंपलिंग से संबंधित जितने भी प्रकार के टॉपिक थे वो आप लोगों को मैं दे चुका। अगली वीडियो जो होने वाली है वो होगी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे। काफी हार्ड टॉपिक है, उसको मैं आप लोगों को बहुत ही इजीली वे में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि हमारी जो मेहनत है आप लोगों के लिए है, आप लोगों के कुछ काम आ सकती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके साथ सीकर क्लासेज की जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।